हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। यह नया टॉपिक एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है और जिसमें पढ़ेंगे आज बीमा अर्थात इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इस पर क्या रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ें। तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और भी बता दे रहे हैं, इसका एमसीक्यू भी क्वेश्चन है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी ले सकते हैं। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग का भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी है, एनवायरमेंट भी है, बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो सारे सब्जेक्टों को कवर किया गया है और प्रयास यही रहा है कि भाई अधिक से अधिक आपके लिए मटेरियल वगैरह उपलब्ध करा दिया जाए, लेक्चर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत न हो। तो स्टार्ट करते हैं हम इंश्योरेंस अर्थात बीमा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बीमा होता क्या है। बीमा जो है एक किसी भी व्यक्ति या वस्तु या माल या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में किया जाता है। सुरक्षा के संबंध में ये किया जाता है, जैसे कोई पर्सन है और वैसे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वस्तु संपत्ति माल है, उसकी एक निश्चित कीमत या मूल्य लगाया जा सकता है। यदि इनमें से किसी भी प्रकार की वस्तु की, माल की, संपत्ति की या व्यक्ति की क्षति होती है तो क्षति होने के दौरान उसकी कुछ भरपाई हो सके, उसका कुछ सहयोग राशि प्राप्त हो सके, उसकी सुरक्षा की कुछ गारंटी दी जा सके, इसके लिए बीमा कराया जाता है। तो बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमा कंपनी, ध्यान से समझिएगा, बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमा कंपनी किसी भी व्यक्ति को इस बात की गारंटी देती है कि उसे किसी भी प्रकार का नुकसान, बीमारी, दुर्घटना या कोई भी अनिश्चितता होती है, उसकी सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लेती है। ऐसी घटनाएं होने पर उसे आर्थिक रूप से कुछ सहायता प्रदान करती है, ताकि उस क्षति की तो वो पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हद तक उसको आगे बढ़ा सकता है। तो ये क्या है बीमा? जोखिम की सुरक्षा। बीमा हमारा क्या होता है? एक तरह से जोखिम से सुरक्षा, जोखिम से एक तरह से ये बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसके संदर्भ में एक विद्वान है जिनका नाम है सर विलियम बेबरिज। क्या है? सर विलियम बेबरिज। पूरा नाम लिख दे रहे हैं, सर विलियम बेबरिज। इनका कहना है, क्या कहना है, कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। क्या कहना है? सामूहिक रूप से जोखिम उठाना क्या है? बीमा। अर्थात किसी भी चीज का जब सामूहिक रूप से रिस्क उठाया जाता है, जोखिम उठाया जाता है, तो वही हमारा बीमा कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बीमा कराते समय उसमें 2% प्रभावी होते हैं। एक होता है बीमा कर्ता। क्या होता है? एक होता है बीमा कर्ता और एक होता है बीमित व्यक्ति। इस बीमे में दो व्यक्ति हैं। कैसे होता है? एक होता है बीमा कर्ता और एक होता है बीमित व्यक्ति। बीमा कर्ता कौन होता है और बीमित क्या होता है? बीमा कर्ता का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी संस्था जो किसी व्यक्ति, पर्सन या उसकी संपत्ति, वस्तु, माल का बीमा कराता है। अर्थात बीमा कर्ता का मतलब यहां हो गया एक बीमा कंपनी। बीमा कंपनी कोई भी कंपनी है।
और बीमित व्यक्ति का मतलब हो गया है कि जिसका बीमा कराया गया, जिसकी जोखिम की सुरक्षा की गारंटी दी गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? बीमित व्यक्ति कहा जाता है। बीमित व्यक्ति में कोई भी एक व्यक्ति भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, इसकी संपत्ति भी हो सकता है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी इस बीमा कंपनी के द्वारा दी गई है। ध्यान से समझिएगा, हमारे बीमा में दो पक्षकार होते हैं, बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति। बीमाकर्ता का मतलब है कि जो कंपनी किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी के भी माल या संपत्ति का बीमा कराने की गारंटी देती है, वचनबद्ध होती है, वो बीमा कर्ता कहलाता है, मतलब दूसरे का जो बीमा करता है। बीमित व्यक्ति का मतलब है जिसकी सुरक्षा की गारंटी कोई और लेता है, अर्थात जिसका बीमा कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बीमित व्यक्ति या पर्सन कहा जाता है। वैसे जो बीमा होता है खास तौर से दो पर्पज से होता है, एक जोखिम के लिए है और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ऐसा जीवन बीमा नहीं होता। पहले आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर उसके बारे में चलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इस बीमा की विशेषताएं क्या होती हैं? इस बीमा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? बीमा की क्या विशेषता है? विशेषता, कैरेक्टर्स, लक्षण। बीमा की पहली विशेषता होती है कि बीमा जोखिम से सुरक्षा है। क्या है? जोखिम से सुरक्षा। बीमा क्या है? जोखिम से सुरक्षा। बीमा का मतलब होता है कि उसका रिस्क कवर करना, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्क है उसकी गारंटी देना कि भाई नुकसान हो रहा है तो हम देंगे। ठीक है। दूसरा होता है इसमें, इसकी विशेषता है हमारी बीमाकर्ता। बीमाकर्ता, बीमाकर्ता मतलब इंश्योर। जो व्यक्ति इंश्योरेंस करता है, जो कंपनी, जो संस्था इंश्योरेंस करती है, जो किसी की जोखिम की सुरक्षा की गारंटी लेती है, उसे बीमाकर्ता कहा जाता है। इसमें एक चीज और काम करता है जिसका नाम है बीमा पत्र। बीमा पत्र। बीमा कराया जाता है तो ऐसा नहीं कि पैसा दिए बीमा हो गया। बीमा का मतलब है जब बीमा हो जाता है तो एक सर्टिफिकेट, एक कागज जिसको बॉन्ड कहा जाता है, वो प्राप्त होता है, जिस पर इस बात की गारंटी दी गई रहती है कि इसे इस प्रकार की क्षति या नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और इतने तक की ही जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस कंडीशन में ले रहे हैं, तो एक बीमा पत्र होता है। अगला होता है अवधि। इसकी क्या विशेषता है ये बता रहे हैं। अवधि का मतलब होता है कि एक टाइम बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा दे दिए तो बीमा आजीवन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक निश्चित समय के लिए होता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मैंने एक समय के लिए होता है कि जब तक आपका पैसा भरते रहेंगे, प्रीमियम भरते रहेंगे, किस्त चुकाते रहेंगे, तब तक के लिए ही उस पर गारंटी दी जाएगी, अर्थात आपका रिस्क कवर किया जाएगा। जैसे ही वो प्रीमियम का ड्यू समाप्त हुआ, आपका रिस्क कवर खत्म। अगला इसमें क्या स्टेप होता है? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनजेशन। कंपनजेशन माने क्या होता है कि यदि किसी भी प्रकार की नुकसान होता है, वह नुकसान बीमारी के कारण हो, दुर्घटना के कारण हो या किसी भी प्रकार की क्षति के कारण हो, तो उसकी जो मुआवजा होती है वो हमारी क्षतिपूर्ति इसमें कहलाती है। अगला है घटना। घटना, बीमा एक निश्चित घटना के घटित होने पर ही किया जाता है। घटना घटित हो रहा है तब तो भाई रिस्क दिया जाएगा, घटना घटित नहीं हो रहा है तो नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है कि कंसिडरेशन, मतलब एक निश्चित धनराशि के बदले बीमा कराया जाता है। ऐसा नहीं कि मुफ्त में बीमा होता, मुफ्त में नहीं होता, उस पर कुछ निश्चित प्रतिफल का भुगतान करना होता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। अगला है बीमा हित। अगला है बीमा हित। बीमा कराते समय बीमादाता का बीमा हित होना चाहिए, ठीक ना। अगला है बीमा अनुबंध। बीमा का अनुबंध,
बीमा अनुबंध का मतलब है कि बीमा दाता माने बीमा करता और बीमित व्यक्ति के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध, एक समझौता होना चाहिए, तभी बीमा होगा। तो ये तो था जनरल आपका इंश्योरेंस के बारे में। अब सीधे हम पहुंचते हैं बीमा के प्रकार। इसको मैं मिटा दूं, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पॉइंट केवल नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकार ध्यान दीजिएगा। भारत में बीमा के दो प्रकार हैं। एक होता है जीवन बीमा, जीवन बीमा, और दूसरा होता है सामान्य बीमा, सामान्य बीमा। जीवन बीमा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का बीमा, केवल एक पर्सन, कोई भी आदमी अपने शरीर का इंश्योरेंस कराता है तो उसे जीवन बीमा कहा जाता है। सामान्य बीमा का मतलब होता है, इसमें आपका अग्नि बीमा आता है, समुद्री बीमा आता है, मोटर बीमा आता है, और दुर्घटना बीमा आता है, ठीक ना। माल का बीमा आता है, माल का बीमा, चोरी का बीमा, ठीक ना, फसल बीमा, बहुत सारे बीमा आते हैं। अब जीवन बीमा क्या है? देखिए, इसको दो कैटेगरी में इसलिए बांटा गया है कि जीवन बीमा में एक व्यक्ति का बीमा होता है, एक पर्सन का बीमा होता है, और जो भी पर्सन है, हम आप कोई भी, उनकी जीवन की कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है। जिसे कहा गया है जीवन अनमोल है। वैसे कीमत लगाने का तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन सही मायने में माना जाए कि जीवन का कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। मतलब हजारों लाखों करोड़ों रुपये भी कीमत लगाए तो कम है। लेकिन जो सामान्य बीमा में बीमा होते हैं, इनकी चाहे वो कोई भी बीमा हो, वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य होता है। मनुष्य इंसानों का कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, लेकिन इन वस्तुओं की एक निश्चित कीमत होती है। इसलिए इसको दो पार्टों में बांटा गया, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा एक पर्सन, व्यक्ति का बीमा होता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन बीमा के संबंध में भारत में केवल एक सरकारी कंपनी है, जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सरकारी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। निजी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां कार्य कर रही हैं, और सामान्य बीमा के क्षेत्र में भारत में 4 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और एक और कोई कंपनी, ठीक ना। मतलब 4 कंपनियां। कंपनी तो जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी है, लेकिन जब सब निजी क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियां, लेकिन निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी केवल 4 जनरल इंश्योरेंस की हैं, और लाइफ इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर की कंपनी केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जीवन बीमा में क्या होता है, किसी भी कंपनी से करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, और सामान्य बीमा की स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। अर्थात जीवन बीमा कब शुरुआत हुआ था? 1956। अर्थात जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्टार्ट हुआ, और जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वो 1972 में स्थापित। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई भारत में कंपनी नहीं थी, भारत में बहुत सारी बीमा कंपनियां थी, लेकिन वो सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, और देश की आज़ादी से पहले जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी। अब आगे बात बढ़ती है कि जीवन बीमा क्या है।
ध्यान दीजिएगा, जीवन बीमा में होता है कि जब एक बीमा कंपनी किसी भी पर्सन या किसी व्यक्ति का बीमा कराती है और उसके जोखिम और निवेश की सुरक्षा की गारंटी देती है कि कल कुछ हो जा रहा है तो उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि वो पेड करेगी, और यदि कुछ नहीं हो रहा है तो उसके द्वारा जो निवेश किए गए धनराशि है उसको बोनस या ब्याज जो भी कहिए उसके सहित आपको रिफंड कर देगी। तो ये जीवन बीमा, जीवन बीमा हमारा रिस्क अर्थात जोखिम और इन्वेस्टमेंट दोनों तक पर्पज से होता है, क्योंकि ये जीवित मतलब जिंदगी रहेगी तो भी आपको मिलेगा या जिंदगी नहीं रहेगी तो भी मिलेगा। देखे होंगे इसका लोगो है जिंदगी के साथ में जिंदगी के बाद भी। सामान्य बीमा में क्या होता है, जैसे देखते होंगे अपने अपने बाइक का या जो भी वाहन है गाड़ी है उसका बीमा कराते हैं तो उसमें क्या होता है 1 साल का प्रीमियम पेड करना रहता है, और उसके बाद से 1 साल के प्रीमियम पेड करने के बाद से क्या करना रहता है, उतने समय तक कंपनी रिस्क कवर करती है। कल कुछ हो जा रहा है गाड़ी के साथ तो जितना का नुकसान होता है उतना कंपनी वहन करती है, लेकिन यदि कुछ नहीं हो रहा है तो खत्म, टाइम खत्म, बस इंश्योरेंस हो गया था, फिर अगले साल से रिन्यूअल कराइए, फिर अगले साल रिन्यूअल, कंटिन्यूटी चलती रहती है। लेकिन तब तक इस पे रिस्क नहीं मिलता है आपको जब तक कि उस माल या संपत्ति या उस वस्तु पर कोई नुकसान न हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ है जीवन बीमा में कि यदि आपको कोई दुर्घटना हो रही है तो आपको कंपनी रिस्क कवर करेगी, नहीं हो रही है तो आपके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया धन है उसको ब्याज सहित वापस करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग को कहना है कि जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों है, जीवन बीमा हमारे लिए आवश्यक क्यों है। पहला, जोखिम के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पहला है जोखिम के परिणामों से लिखिएगा, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसलिए भी आवश्यक है कि कल कुछ हो रहा है तो उसका रिस्क कंपनी वहन करे। दूसरा क्या है, यदि कल कुछ उस व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जा रहा है या उसकी मृत्यु हो जा रही है तो ऐसे दशा में उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता के लिए, मतलब मृत्यु या दुर्घटना की दशा में परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, भी आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, दीर्घकालीन अवधि तक सुरक्षा के लिए, दीर्घकालीन अवधि तक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक। और क्यों आवश्यक है, निवेश की दृष्टि से, माने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। और क्यों आवश्यक है, बीमा द्वारा धन संचय के उद्देश्य से, इसलिए यह बीमा आवश्यक है। कौन सा, जीवन। प्रश्न ये उठता है कि सामान्य बीमा के संदर्भ में, सामान्य बीमा में सबसे पहले मैंने बताया है अग्नि बीमा। यदि कोई किसी भी वस्तु या संपत्ति या माल का हम
अग्नि की सुरक्षा के लिए बीमा कराएं। अब वो अग्नि किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे अग्नि से, विद्युत उत्पाद से, या गृहस्थी के लिए उपयोग किए जाने वाले बॉयलर या सिलेंडर से, या अन्य विस्फोटक पदार्थों वगैरह के कारण यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी अग्नि की सुरक्षा कराया जाता है, अर्थात सामान्य बीमा कराया जाता है। समुद्री बीमा, समुद्री बीमा में क्या होता है कि जब माल समुद्र के रास्ते जाता है, देखते होंगे उसमें हजारों तरीके की जोखिम होती है। जब समुद्र के रास्ते माल जाता है तो उसमें बहुत सारे जोखिमें होती हैं। कौन कौन सी जोखिमें होती हैं? जो हमारा समुद्री बीमा है उसमें सबसे पहले माल की जोखिम होती है कि माल यदि पानी में डूब गया, पूरा बर्बाद। समुद्री बीमा का इसका जो क्षेत्र हमारा है, जो समुद्री बीमा का ये क्षेत्र है, ये काफी व्यापक है। जितने भी बीमा है इसमें समुद्री बीमा का क्षेत्र काफी व्यापक है। बीमा का तो सबका मकसद यही है, बस इतना ही है कि जो नाम दिया गया है जिसके वजह से होता है, जैसे दुर्घटना बीमा है तो दुर्घटना के कारण हो तब उसको हर जाना मिलेगा। मोटर बीमा है तो मोटर में किसी भी प्रकार की क्षति हो तो उसका बीमा मिलेगा। चोरी का बीमा है, माल का बीमा है। लेकिन जो अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा में क्या है, किसी भी प्रकार की अग्नि से नुकसान होता है। लेकिन समुद्री बीमा का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वहां पे हर एक स्टेप पर उसको रिस्क है। क्योंकि जहाज से जब माल जाता है तो सबसे पहला जोखिम इसमें आता है माल का जोखिम, कि यदि जहाज डूब गया या कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें हुई तो सारा माल बर्बाद। दूसरा इसमें होता है जहाज का बीमा, जहाज का बीमा, क्योंकि यदि जहाज डूबा तो माल भी जाएगा और जहाज भी जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भाड़े का भी बीमा होता है, भाड़ा बीमा, क्योंकि उसके साथ भाड़ा भी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, वो हमारा क्या हो जाएगा, भी नुकसान होगा, उसका भी बीमा कराया जाता है। इसके बाद से दायित्व का बीमा होता है, दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बीमा कराया जाता है इसमें, इसलिए इसका एरिया काफी बड़ा, ठीक है। तो ये तो था आपका बीमा। अब इसमें थोड़ा सा और मैं बता रहा हूं। एक होता है आपका, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, पुनर्बीमा। नोट कर लिए होंगे। आइए इसको भी बता दें, फिर तब IRDA के बारे में चर्चा चलेगी। एक होता है पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा क्या होता है समझिएगा। कभी कभी कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा बीमा कराती हैं, इतना बड़ा बीमा कि उस बीमा कंपनी की उतनी कैपेसिटी नहीं होती, उतना बीमा कर ही नहीं सकती। तो ऐसी दशा में वह कंपनी किसी अन्य कंपनी से यह अनुबंध करती है, ऐसी दशा में वह कंपनी किसी अन्य कंपनी से अनुबंध करती है, और उसमें उससे होने वाली हानि की जो जोखिम होती है, उसमें होने वाली जो हानि की जोखिम होती है, उसका कुछ परसेंटेज उस अदर बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। वैसा इसलिए कि उस पर यदि कोई रिस्क होता है तो पूरा हर्जाना हमको न वहन करना पड़े। और ये भी नहीं है कि उसका प्रीमियम का भुगतान जो पार्टी कर रहा है वो स्वयं अपने पास रख लेती है, ऐसा नहीं। जितना रिस्क कवर किसी दूसरे कंपनी के पास वो देगी, उतना ही परसेंटेज या उतने ही रेशियो से उसका प्रीमियम का भुगतान भी उसको करेगी। ऐसे सीधा से समझिए कि मान के चलिए कि एक कोई व्यक्ति है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया, और ये किससे कराया, XYZ कंपनी से ये इंश्योरेंस कराया। लेकिन इसके पास उतना रिस्क
कवर करने की क्षमता नहीं है। इसने ए बी कंपनी से समझौता किया कि एक पार्टी 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराना चाह रही है, मेरे पास उतना रिस्क कवर करने की क्षमता नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि इसका 50% रिस्क आप वहन करिए और 50% रिस्क हम वहन करें। वह पार्टी पर मंथ 10,000 रुपया पर मंथ प्रीमियम दे रहा, प्रीमियम ऐड कर रहा। तो ऐसी दशा में इसका 50% प्रीमियम यह कंपनी रखेगी और 50% प्रीमियम यह कंपनी। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से वो डील करे, वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों को भी डील कर सकती है। पार्टी बस समझ रहा है कि बस हमने इस कंपनी में बीमा कराया, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह रिस्क कवर खुद नहीं कर पा रहा, इसलिए इसने दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी से डील की। तो ऐसे बीमा को पुनर्बीमा कहा जाता है। पुनर्बीमा में एक बीमा कंपनी अन्य कंपनियों से अनुबंध करती है। इस अनुबंध में यह निर्धारित किया जाता है कि हानि की जोखिम का एक भाग अन्य बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब कोई कंपनी स्वयं बीमा पत्र या जोखिम वहन करती है या असक्षम होती है, तो ऐसी दशा में इस प्रकार का अनुबंध किया जाता है। प्रश्न यह है कि पुनर्बीमा की विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं इसकी क्या, इसके कुछ कैरेक्टर्स भी हैं। वो कैरेक्टर्स क्या है? पहला कैरेक्टर कि पुनर्बीमा में जोखिमों का बंटवारा किया जाता है। क्या किया जाता है? जोखिमों का बंटवारा किया जाता पुनर्बीमा में क्या किया जाता है? जोखिम का बंटवारा किया जाता। दूसरा, इसमें मूल सिद्धांत कुछ होते हैं, मूल सिद्धांत होते हैं। वो हमारे मूल सिद्धांत क्या है कि पुनर्बीमा के संबंध में जो रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, उन रूल रेगुलेशनों को पालन करना जरूरी होता है। अगला, वैधानिक दायित्व होता है। वैधानिक दायित्व होता है माने लीगल लायबिलिटीज होती है। यह लीगल लायबिलिटीज क्या होती है? उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया रहता है कि हमारी कंपनी द्वारा इतने परसेंटेज या इतना ही रिस्क कवर किया जा रहा है, बाकी शेष दूसरे कंपनी के द्वारा रिस्क कवर किया जा रहा है। तीसरा है, पुनर्बीमा भी होता है एक प्रकार का अनुबंध। पुनर्बीमा एक प्रकार का अनुबंध है, एक प्रकार का क्या है? अनुबंध है, अनुबंध है। पुनर्बीमा क्या है? एक प्रकार का ये अनुबंध होता है। पुनर्बीमा में अप्रभावी अधिकार होते हैं। क्या होते हैं इसमें? अप्रभावी अधिकार होते हैं। मतलब कि ऐसे अधिकार जो प्रभावी नहीं होते हैं, अर्थात इफेक्टेड नहीं होते। यह इसकी विशेषता होती है। अब इसके बाद जो अगला जो मेन पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है IRDA, क्योंकि ये बीमे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक ना? थोड़ा सा इंक डाल लें, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूं। ठीक ना? कि IRDA क्या है। ध्यान दीजिएगा, इंक पड़ गया। ये जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? या जिनके यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाता होगा, ध्यान दीजिए। इसका अगला टॉपिक है IRDA, इरडा जिसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूरा नाम होता है
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण यह होता। ठीक है। जो IRDA है, इस पर एक अधिनियम बना था, इस पर एक एक्ट बना था। ये एक्ट था 1999। अर्थात जिस तरह हमारा बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 है, कंपनी अधिनियम 1956 है, जो अभी रिवाइज नया एक्ट बना है कंपनी अधिनियम का 2013 है, ऐसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसी तरह बीमा कंपनियों पर नियंत्रण लगाने के लिए इसके कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए इस पर एक कानून बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है IRD, अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। यह जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है, प्रभावी हुआ था ये 19 अप्रैल सन 2000 से, यहां से ये इफेक्टिव हुआ। इसमें बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ इसमें पूर्णकालिक एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्लस सदस्य होते हैं। ये सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, प्लस इसमें 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इन सभी की जो नियुक्ति है कितने वर्ष के लिए होती है? यह आपका होता है 5 वर्ष के लिए, नियुक्ति 5 वर्ष। लेकिन यह नियुक्ति अध्यक्ष की होती है। इसको जो सदस्य हैं ये हर 2 साल पर कुछ न कुछ रिटायर होते जाते हैं, और जो इनके सदस्य हैं वो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है, और उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष भी बनाया जाता है। जो IRDA की स्थापना है, इसका मूल उद्देश्य इसलिए था कि जितना भी देश में बीमा कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, उन पर कानून बनाने के लिए, बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से इस रेगुलेशन एक्ट को बनाया गया था। अब प्रश्न यह है कि यह रेगुलेशन एक्ट कौन कौन से कार्य को करता है, ये कौन कौन सा कार्य करता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहला कार्य, बीमा कराने वाले लोगों की हितों की सुरक्षा करना। पहला कार्य इसका है, बीमा कराने वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करना। हितों की सुरक्षा करना पहला इसका कार्य है कि जो भी व्यक्ति बीमा करा रहा है उसके जो भी हित है उसकी सुरक्षा करना, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया, निवेश किया है, इसमें अपने जोखिम की सुरक्षा की गारंटी लिया, तो उसको किसी भी प्रकार की कंपनी के द्वारा नुकसान न हो। अगला, सर्वेक्षण कराने वाले तथा हानि के मूल्यांकन के लिए आचार संहिता का निर्धारण। सर्वेक्षण कराने तथा हानि का मूल्यांकन करने के लिए आचार संहिता
का निर्धारण करना, का निर्धारण करना। इसका मतलब है कि यदि उस व्यक्ति को किसी भी कारणवश यदि हानि हो जा रही है तो उसकी इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना और हानि का मूल्यांकन करने के लिए एक नियम बनाना, ताकि ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना हानि हो जाएगा उतना भर देगा। भाई जिस हिसाब से इंश्योरेंस कराया है उसी हिसाब से उसके हानि की वैल्यू लगाई जाएगी, ठीक ना। उस पर एक नियम बनाना, आचार संहिता का निर्धारण करना। अगला, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न शुल्कों का निर्धारण करना। इस अधिनियम को लागू करने के लिए विभिन्न शुल्कों का निर्धारण करना। अर्थात इस कानून को लागू करने के लिए एक मिनिमम शुल्क निर्धारित भी इसमें किया जाता है। अगला है, बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियम करना। क्या है? बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का, बीमा कंपनियों द्वारा निवेश के निधियों का विनियमन करना। मतलब कि इस बीमा कंपनी में जो भी लोग निवेश किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका सही ढंग से मूल्यांकन करना तथा उस निधि का कहीं न कहीं उपयोग करना। अगला है, बीमा कराने वाली कंपनियों मध्यस्थों के बीच विवादों का निपटारा करना। बीमा कराने वाले कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करना। मतलब कि बीमा कराते समय उस पार्टी या बीमा कंपनी में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, कोई असंतुष्ट नहीं रहता है, तो ऐसी दशा में इस प्रकार के विवादों को निपटाया जा सके। अगला है कि बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में जीवन बीमा व्यवसाय और सामान्य बीमा व्यवसाय के प्रतिशत का निर्धारण करना। मतलब क्या है? बीमा कंपनियों द्वारा, अगला है, बीमा कंपनियों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा के प्रतिशत का निर्धारण करना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बीमा कंपनी है, बीमा कराती है, तो उसे यह निर्धारित करना होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का कितना करेगी, शहरी क्षेत्रों में किस तरह का कितना करेगी, कितने लिमिट तक करेगी, उसमें से भी जीवन बीमा कितना होगा, सामान्य बीमा कितना होगा, इसके परसेंटेज का निर्धारण करना। ठीक है। अगला है, प्रीमियम की राशि का, बीमा प्रीमियम की राशि का निर्धारण करना। जो भी उस पर किस्त बनती है, प्रीमियम जिसको कहा जाता है, उस प्रीमियम का निर्धारण करना कि भाई इतने का रिस्क कवर के लिए कितना प्रीमियम होना चाहिए, ये भी
निर्धारण करने का ये कार्य कर सकती है। अगला है परामर्शदायी समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। बीमा कंपनियों की परामर्शदायी समितियों का सर्वेक्षण करना मतलब कि बीमा कंपनी के परामर्शदायी समिति होती है, राय मशवरा देती रहती है, तो समय समय पर उसका सर्वेक्षण भी करना कि क्या वो सही राय दे रही है, उचित राय दे रही है या नहीं दे रही है। तो इस तरह आपका इंश्योरेंस का ये छोटा सा टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। एक चीज और बता दे रहे हैं, इस इंश्योरेंस पर एक मैंने लेक्चर बनाया है एमसीक्यू का। ये पहले का लेक्चर पड़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार एमसीक्यू का भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो बीमा से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बना हुआ है वो भी एमसीक्यू इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एलिमेंट आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक छोटा सा पार्ट था, जिसमें आप इंश्योरेंस पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। आप लोगों को सामान्य जानकारी के लिए छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, फिर जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए